तो गेहूं के अंदर जब फल बन जाता है, ठीक है, तो उस फल के अंदर क्या होगा, उस फल के अंदर जल की कमी हो जाती है। उस फल के अंदर क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। तो जल की कमी होने के कारण उसकी जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, वो उपापचय क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती है, नष्ट नहीं, निष्क्रिय हो जाती है। कुछ समय के लिए कार्य करना वो धीमा कर देती है, ठीक है। और फिर वो बीज मृदा में कुछ समय तक पड़ा रहता है, और जब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, तो वो बीज वापस क्या होता है, अंकुरित हो जाता है और नए पादप का निर्माण करता है। तो जब बीज उत्पन्न हुआ, या बीज नहीं बोलेंगे, हम फल बोलेंगे, ठीक है। तो जब फल बना और फल बनने के बाद जब वो वापस अंकुरित होता है, तो उसके मध्य का जो समय होगा, ठीक है ना, तो उस मध्य के समय को हम बोलेंगे प्रसुप्ता काल, ठीक है। और जो पादप निष्क्रिय जो फल था, वो फल जो निष्क्रिय रहा, उस निष्क्रिय अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्ति या प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। जैसे आप लोग सपोज करो कि फसल काट लेते हैं हम, ठीक है, फसल काटने के बाद गेहूं हमारे हाथ में होता है, ठीक है। वो गेहूं क्या उस समय ही हम मृदा में डाल देंगे तो क्या वो अंकुरित हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है। वो मृदा में पड़ा रहेगा, और मृदा में पड़े रहने के बाद जब उसके अंकुरित अवस्था मिलेगी, नमी प्राप्त होगी, उसको पर्याप्त मात्रा में वायु प्राप्त होगी, खाद प्राप्त होगी, तो वो उसके बाद क्या होगा, अंकुरित होगा। तो जिस दिन वो प्राप्त हुआ और जिस दिन वो अंकुरित होता है, तो उसके मध्य का समय तो क्या कहलाएगा, प्रसुप्ता काल। और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। अलग अलग पादपों की प्रसुप्ता अवस्था अलग अलग होती है। जैसे गेहूं का जो पादप है, उस गेहूं के पादप का जो बीज है, उसका प्रसुप्त अवस्था तो कितने ही है, 5 माह की। कितने माह की है, 5 माह की। ये तो आप लोगों को कॉमन है, इसको तो याद रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा अभी, उन दोनों एग्जाम्पल को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक तो है ल्यूपिनस आर्कटिकस, क्या नाम है उसका, एक तो ल्यूपिनस आर्कटिकस है, और एक पादप है फोयोनिक्स डेक्टिलोफेरा। जो ल्यूपिनस आर्कटिकस है, ये जो पादप है, आर्कटिक टुंड्रा महाद्वीप के अंदर ये इसके बीज पाए गए थे, ठीक है। मतलब बहुत ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर इसके बीज पाए गए थे। इन बीजों को जब वहां से वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया, तो इन बीजों की आयु लगभग इन्होंने बताया कि 10,000 वर्ष पूर्व ये बीज उत्पन्न हुए होंगे, ठीक है। कितने हजार, 10,000 वर्ष पूरे उत्पन्न हुए थे। तो जब इनको वापस अंकुरित किया, तो ये अंकुरित हो गए। तो मतलब इनका जो प्रसुप्ता काल है वो कितना बताया गया, 10,000 वर्ष इनका बताया गया है। फिर एक और है, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल थे। मृत सागर है कहीं, और वहां पर क्या थे, किंग हेराल्ड का महल था। तो उस महल से खजूर की एक प्रजाति के बीज प्राप्त हुए। खजूर की कौन सी प्रजाति थी, फोयोनिक्स डेक्टिलोफेरा के बीज प्राप्त हुए। इनकी जो आयु बताई गई वो लगभग 2000 वर्ष बताई गई, ठीक है। तो 2000 वर्ष इसका क्या है, प्रसुप्ति काल। तो और तो पादप की याद रखना मत रखना, इन दोनों के आप लोगों को याद रखने ही हैं 100%, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझे प्रसुप्ता की, लिखो। हेडिंग डाल लेना प्रसुप्ता, हेडिंग डाल लिया, उसके बाद रफ कॉपी में लिखना बेटा तुम, अभी फेयर में मत लिख, ठीक है ना। ये आज में खत्म कर देंगे, फिर बाद में पढ़ता रहना। हेडिंग डाले प्रसुप्ता, लिखो। जब बीज पूर्ण रूप से
जब बीज पूर्ण रूप से विकसित व परिपक्व हो जाते हैं तो इनमें जल की कमी आ जाती है। जिसके कारण इन बीजों की उपापचय क्रियाएं धीमी या निष्क्रिय हो जाती है, जिस कारण इनकी उपापचय क्रियाएं धीमी या निष्क्रिय हो जाती हैं। और ये लंबे समय तक मृदा में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। बीजों की इस निष्क्रिय अवस्था को ही प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। और जितने समय के लिए बीज प्रसुप्त अवस्था में रहता है उसे बीज का प्रसुप्त काल कहते हैं। गेहूं के बीजों का प्रसुप्त काल 5 माह का होता है। आर्कटिक टुंड्रा महाद्वीप में खुदाई के दौरान ल्यूपिनस आर्किटिकस के बीज प्राप्त हुए जिनका प्रसुप्त काल 10,000 वर्ष था। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महलों की खुदाई से खजूर की एक प्रजाति प्राप्त हुई।
जिसे फोयोनिक्स डैक्टिलोफेरा, जिसे फोयोनिक्स डैक्टिलोफेरा नाम दिया गया, जिसका प्रसुप्ता काल 2000 वर्ष था। मेरे साथ साथ ही उतारा करो। उतार लिया। आगे आप लोगों को समझ में प्रसुप्तावस्था, ठीक है श्रद्धा, आ गया ना? ओ बालक, नहीं आया? हाँ, मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया क्या? हाँ, तो यूँ बोला करना तेज। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम। हेडिंग डालो, बीजांड में फल का विकास। डाले हेडिंग। अब देखो, आप लोगों को मैंने बीजांड की, अंडाशय की, सबकी संरचना बता दी, ठीक है? तो जब बीजांड में बीज बनेगा, अंतिम अवस्था हमने बीज की पढ़ी थी, तो जब बीजांड में बीज बनता है तो बीज बनने के साथ साथ किसका निर्माण होगा? फल का विकास भी होता है, ठीक है? इस समय जो अंडाशय की भित्ति होती है, उस अंडाशय की भित्ति में संरचनात्मक व कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब उसकी संरचना में कुछ परिवर्तन होगा और उसकी कोशिकाओं में कुछ कार्य की परिवर्तन होगा। मतलब वो जो पहले कार्य कर रहे थे उस कार्य में परिवर्तन होगा। अब कार्य में क्या परिवर्तन होगा? जो अंडाशय की भित्ति है, उस अंडाशय की भित्ति में क्या होगा कि जो वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं, उन वृद्धि कारक हार्मोन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। अब वृद्धि कारक हार्मोन कौन कौन से हैं? 10th क्लास में पढ़े, बताओ। हाँ बोलो। इंसुलिन तो वो होता है ना बेटा, डायबिटीज। पीयूष ग्रंथि पादपों में, हम पादपों की पूछ रहे हैं।
फल किस में बनेगा? पादपों में बनेगा ना, अपन में फल बनेगा। जिब्रेलिन नाम सुना है, वृद्धि कारक हार्मोन? नहीं सुना। ऑक्सिन नाम सुना होगा। ऑक्सिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो हार्मोन है, इन हार्मोन का स्त्राव किससे होगा? अंडाशय की भित्ति से होगा, जिसके कारण क्या होगा? उस अंडाशय की भित्ति के आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने से अंडाशय की भित्ति किसमें बदल जाएगी? फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। आगे बात समझ में? दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना आप। जब अंडाशय के अंदर बीज का निर्माण होता है, ठीक है, उस समय फल का विकास भी होगा। तब अंडाशय की भित्ति में कुछ संरचनात्मक व कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। कार्यात्मक परिवर्तन होने के कारण अंडाशय की भित्ति से वृद्धि कारक हार्मोन, कौन से? ऑक्सिन व जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये वृद्धि कारक हार्मोन अंडाशय की भित्ति में परिवर्तन करेंगे, उसके आकार में वृद्धि करेंगे, जिससे अंडाशय की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। बोला था संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन। कार्यात्मक तो क्या हुआ? उन्होंने ऑक्सिन और जिब्रेलिन का संश्लेषण किया, जिससे अंडाशय की भित्ति का आकार बढ़ गया, उसकी संरचना में वृद्धि हो गई। तो अंडाशय की भित्ति में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वो अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। 3 भित्तियां बनती है फल के अंदर, ठीक है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति। जो बाह्य, आम की परिकल्पना कर लो, आम में ऊपर जो छिलका होगा वो क्या होगा? बाह्य भित्ति। जो उसका गूदे वाला भाग होगा, मध्य भित्ति। और उसके जब गूदे वाला भाग खत्म हो जाता है तो उसकी जो गुठली होती है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, बिल्कुल पतली लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं अंतःफल भित्ति। इसमें भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग नारियल की परिकल्पना कर लो। जो छिलका हम छीलते हैं वो बाह्य भित्ति, उसके अंदर कटोरी निकलती है वो मध्य फल भित्ति, जो अंदर वाला भाग होता है गिरी वाला भाग वो अंतः फल भित्ति, ठीक है। जितने भी फल होते हैं उन सब फलों के अंदर हम कौन सी भित्ति को खाते हैं? मध्य फल भित्ति को। लेकिन अपवाद स्वरूप क्वेश्चन पूछा जाएगा, नारियल में कौन सी फल भित्ति को खाया जाता है? छिलके को खाते हैं क्या हम? अंतः फल भित्ति को खाते हैं, ठीक है ना। कटोरी को भी नहीं खाते हम, वो जो टाइट वाला भाग है ना उसको भी नहीं खाते, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको खाते हैं। तो ये नारियल का एग्जाम्पल याद रखना है। सभी पादपों में तो किसको खाया जाएगा? सभी पादपों में किस फल को? मध्य फल भित्ति। लेकिन नारियल में क्या खाया जाएगा? अंतः फल भित्ति। आगे बात समझ में? ठीक है, लिखो। बीजांड में बीज के विकास के दौरान ही फल का विकास या निर्माण भी होता है। बीजांड में बीज के विकास के दौरान फल का निर्माण भी होता है। इस समय अंडाशय की भित्ति में संरचनात्मक व कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। जिसके कारण अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। इस समय अंडाशय की
भित्ति से वृद्धि कारक हार्मोन स्रावित होते हैं। वृद्धि कारक हार्मोन कोष्टक में लिखना, ऑक्सिन व जिब्रेलिन और हार्मोन स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं। इसके कारण फल के आकार में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण फल के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इस फल में 3 वित्तियों का निर्माण होता है। नंबर 1, बाह्य भित्ति। सबसे बाहर की ओर बाह्य भित्ति पाई जाती है, जिसे सामान्य रूप से छिलका कहते हैं। मध्य भित्ति। गूदे दार वाले भाग को मध्य भित्ति कहते हैं। अधिकांश फलों में मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। अंतः भित्ति। सबसे अंदर की ओर पतली परत के रूप में पाई जाती है। नोट: नारियल में अंतः फल भित्ति को खाया जाता है।
डायग्राम में बनाना। ये जो पास में बनाया ना वो वाला नारियल है, ठीक है ना, वो आधा कटा हुआ है, जैसे अपन काट दे बीच में फिर अपन यो दिखाए ना, वो है। हाँ साहब बोलो। मध्य फल भित्ति केला होता है, छिलका होगा वो तो बाह्य फल भित्ति, जो केले का गुदे वाला भाग है वो मध्य फल भित्ति। और केले को अब कभी काटना अच्छे से, ठीक है ना, तो उसके अंदर दाने 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 से अंदर से दिखाई देंगे, ठीक है, या फिर उसको काट दोगे ना तो एक लंबी सी लेयर भी यूं ही निकल जाती है, देख लेना आप लोग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अंतःफल भित्ति। आगे बालक समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बना लिया। हेडिंग डालो फल के प्रकार। देख लिया। अब देखो फल में फलों के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो वास्तविक फल और एक आभासी फल। वास्तविक फल किसे कहेंगे? ऐसे फल जिनका निर्माण किसके द्वारा होता हो? अंडाशय के द्वारा होता हो, ठीक है, या हम बोले बीजांड के द्वारा होता हो, ठीक है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण बीजांड के द्वारा होता है या अंडाशय के द्वारा होता है उन्हें तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक फल कहते हैं। जैसे
आम, नारियल, इनका विकास किसका, जो अमरूद, इनका विकास किसके द्वारा होगा, इनका निर्माण किसके द्वारा होगा, अंडाशय की वृद्धि के द्वारा ही होता है। लेकिन ऐसे फल जिनका विकास या जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा न होकर पुष्प के अन्य भागों से हो, जैसे सेब, सेब का निर्माण होता है पुष्पासन के द्वारा। जो पुष्प जिस पर आश्रित होता है ना, जहां पर पुष्प लगा हुआ होता है, उस स्थान को बोलते हैं पुष्पासन। तो उसमें क्या होता है कि जो पुष्पासन वाला भाग होता है, वो पुष्पासन वाला भाग ही फूल कर मोटा हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। आगे बात समझ में, फल कितने प्रकार के, कौन कौन से, वास्तविक का मतलब ऐसे फल जो अंडाशय से बने हुए हों उनको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक फल। और ऐसे फल जो अंडाशय से नहीं बने हों, आभासी फल, पुष्प के अन्य भागों से बने हों। जैसे एग्जाम्पल सेब, सेब किससे बना है, पुष्पासन से बना है। ठीक है, लिखो फल के प्रकार डाल लिया, इसमें एक लाइन लिखो। फल के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 लिखना वास्तविक फल, नंबर 1 लिखो वास्तविक फल। देखो ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के द्वारा होता है, उन्हें वास्तविक या यथार्थ फल कहते हैं। आम, नारियल, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के द्वारा न होकर पुष्प के अन्य भागों से हो, जैसे सेब का विकास पुष्पासन के द्वारा होता है, तो इन्हें आभासी फल कहते हैं। एग्जाम्पल सेब। अगला हेडिंग, अनिषेक फलन। फल के प्रकार नहीं है, अगला हेडिंग यही है अनिषेक। अब छोटे छोटे एक एक दो दो परिभाषाएं हैं लेसन खत्म होने पर। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में इसमें भी है। क्या हुआ, हाँ, अनिषेक जनन की, जैसे क्या होता है अनिषेक जनन, बिना ही। अब देखो अनिषेक फलन का मतलब क्या है कि ऐसे फल जिनका विकास क्या हो, बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा ही होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिषेक
फलन, ऐसे फल जिनका विकास क्या हो, बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल, और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, याद है एग्जाम्पल, वहां शायद अनिषेक जनन लिखाया था, ठीक है, तो परिभाषा याद रह जाएगी आप लोगों को, बोलो। आप बोलो। ठीक है, बिना निषेचन क्रिया के द्वारा उसका निर्माण हो फल का। ठीक है, लिखो परिभाषा। ऐसे फल जो बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा, ऐसे फल जो बिना निषेचन की क्रिया के, जो बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा बनते हैं, उन्हें अनिषेक फल कहते हैं, और इस क्रिया को फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। क्लियर? अगला हेडिंग डालो, प्रेरित अनिषेक फलन। डाले हेडिंग। अब देखो, जब जायांग के वृत्तिकाग्र पर, जायांग वाला ये भाग होता है, स्त्री केसर वाले भाग को हम जायांग बोलते हैं, ठीक है, तो जब जायांग के वृत्तिकाग्र पर, मतलब ये वाला भाग वृत्तिकाग्र पर क्या करें हम, वृद्धि कारक हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए। वृद्धि कारक हार्मोन का नाम बताओ, आप बताओ। वृद्धि कारक हार्मोन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। माय डियर, जब जायांग के वृत्तिकाग्र पर वृद्धि कारक हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए, ऑक्सिन और क्या था, का छिड़काव कर दिया जाए, तो अंडाशय भित्ति किसमें बदल जाएगी, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे फल बीज रहित फल प्राप्त होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बता दो। केला, इसमें बीज कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं ना, सीधे खा लेते हैं अपन। तो अनिषेक फलन को समझ गए। हमने क्या किया है, प्रेरित किया है हमने। ये अनिषेक फलन तो ये है, मतलब फल के अंदर ही ऐसी क्वालिटी थी, या फल के अंदर ही ऐसी विशेषता थी कि उसमें निषेचन नहीं होगा, पुष्प का कोई सा भी भाग क्या होगा, वो फल में बदल जाएगा। ऐसी पुष्प के अंदर क्वालिटी या उसकी कुछ संरचना ऐसी थी। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, मतलब हमारे द्वारा उसको फलन या फल बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो जायांग का जो स्त्री केसर का वृत्तिकाग्र वाला भाग होता है, या जायांग का जो वृत्तिकाग्र वाला भाग होता है, वहां पर क्या करना है, वृद्धि कारक हार्मोन को छिड़क देना है। तो जिससे क्या होगा, ये जो वृद्धि कारक हार्मोन है, ये अंडाशय भित्ति में वृद्धि कर देंगे और उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, और आकार में वृद्धि होगी तो अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है, तो फल का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेरित किया गया है फल बनने के लिए, तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, प्रेरित अनिषेक फलन। यदि जायांग के वृत्तिकाग्र वाले भाग पर वृद्धि कारक हार्मोन जिब्रेलिन व
ऑक्सीन का छिड़काव कर दिया जाए तो अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया द्वारा बीज रहित फल बनते हैं। एग्जाम्पल, उतार लिया। अगला हेडिंग डालो, असंग जनन। असंग जनन या एपोमिक्सी। हेडिंग, अब देखो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होगा, पहले युग्मनज बनेंगे, युग्मनज के बाद उसमें विभाजन होगा, विभाजन के द्वारा फल और बीज का निर्माण होगा। ये हमने पूरा पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बीज का विकास होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन के बिना ही बीज का विकास हो जाए, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन नहीं हो और उसके बिना ही बीज का विकास हो जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, असंग जनन या फिर क्या बोलते हैं हम, एपोमिक्सी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक, अब कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने तो कायिक जनन में भी यही बताया था कि बिना पादप के ही, बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा ही फल का या पादप का विकास हो जाता है, या अभी अनिषेक जनन में भी तो यही बताया था कि बिना निषेचन के फल का विकास हो जाता है, यही तो बता रहे थे हम। तो कुछ वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि कुछ वैज्ञानिक इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक इस क्रिया को अनिषेक जनन भी कहते हैं। ठीक है, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको बताया था। तो कंफ्यूज मत होना, परिभाषा एक जैसी है, नाम तीनों के अलग अलग हैं। आगे बात समझ में, शब्द का ध्यान रखना, जब बीज के बारे में पूछे तो ये वाली परिभाषा लिखनी है, फल के बारे में पूछे तो इससे पहले लिखाई थी वो लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है और सब में वही आएगा। ठीक है, असंग जनन की परिभाषा लिखो, सामान्यतः नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से सामान्यतः नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पादपों में नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन के
बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है तो इस क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सी कहते हैं। थोड़ी मात्रा लग जाए ना तो खुद सही कर लिया करो। सर्वप्रथम असंग जनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ वैज्ञानिक इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन और कुछ वैज्ञानिक इस क्रिया को अनिषेक फलन भी कहते हैं। चले अगला अगला लाइन लिखो, असंग जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो युग्म को, हेडिंग मत डालना अभी। युग्मकोद्भिद असंग जनन और बीजाणुद्भिद असंग जनन दो प्रकार का होगा। ठीक है। अब युग्मकोद्भिद असंग जनन का मतलब तो क्या है? अभी मैंने आप लोगों को असंग जनन का मतलब बताया कि असंग जनन का मतलब क्या है कि जब बिना निषेचन मतलब युग्मकों के संलयन के बिना ही बीज का विकास हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? असंग जनन। अब कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो किसका निर्माण कर सकती? बीज का निर्माण कर सकती। इस आधार पर क्या किया? इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया युग्मकोद्भिद। अब युग्मक, युग्मक से मतलब क्या हो गया? नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है। नर युग्मक तो फल का विकास करेगा नहीं। अब मादा युग्मक क्या करता है? फल का विकास करता है। तो ध्यान से देखो आप लोग, ये रहा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? ये अंदर वाली, इसका क्या नाम था? अंड कोशिका। दोनों पास वाली कोशिकाओं के नाम बोलो। सहायक कोशिका। ऊपर वाली तीनों कोशिकाएं, बीच में दोनों कोशिकाएं, तो
ठीक है। तो युग्मकोद्भिद असंग जनन, अब ये रहा युग्मक, ये ना युग्मक, कौन सा, मादा युग्मक, ठीक है। तो जब बीजांड में अगुणित कोशिकाएं, ये सब अगुणित थी, आप लोगों को बताया था मैंने, ये एन, ये एन, ये एन, एन एन, ये सब अगुणित कोशिकाएं थी। क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि जो भ्रूण कोष होता है वो कितने कोष के, वो कितने केंद्र के होता है, 7 कोशिका व 8 केंद्रक, 3 3 6 और 1 7, 7 तो कोशिका है, इनमें कितने केंद्रक है, 1 2 3, 2 5 और 3 8, ये क्वेश्चन था। तो ध्यान से सुनो, 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक है इसके अंदर, तो ये क्या सब, ये सब कोशिकाएं क्या है, अगुणित कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो क्या होगा, युग्मकोद्भिद असंग जनन का मतलब क्या है कि जब बीजांड में पाई जाने वाली अगुणित कोशिकाओं में, ये सब अगुणित कोशिकाएं हैं, अगुणित कोशिकाओं में बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा ही किसका विकास हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन इसमें एक और है, अपयुग्मन, ठीक है। अपयुग्मन का मतलब है कि बीजांड में अंड कोशिका को छोड़कर, ये अगुणित कोशिका है, तो इस अगुणित कोशिका मतलब बीजांड में मादा युग्मक या अंड कोशिका को छोड़कर अन्य कोशिकाओं के द्वारा, अन्य कोशिकाएं कौन सी, 1 2 3 4 5, ये सब अन्य कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो अन्य कोशिकाओं के द्वारा क्या हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट में होगा, अरवा टोमेटोसा, ये प्लांट का नाम है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, ये अलग से एग्जाम्पल है। तो ये युग्मकोद्भिद असंग जनन का मतलब समझ गए। फिर आता है बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन का मतलब है कि जो बीजांड है, उस बीजांड की द्विगुणित कोशिका में, अब ये बीजांड की जो भित्ति थी वो किसकी बनी हुई थी, बताओ, कुछ भी याद नहीं रखते, पेक्टोसेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी हुई थी, ठीक है। तो जो बीजांड की भित्ति या जो भ्रूण कोष की भित्ति होती है, ये भ्रूण कोष की भित्ति सभी कोशिकाएं कौन से अवस्था में होगी, 2n अवस्था में, और ये बनाया पूरा बीजांड, ये बीजांड भी कौन सी अवस्था में है, 2n अवस्था में है। तो बीजांड की किसी भी 2n कोशिका के द्वारा बीज का विकास हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। युग्मकोद्भिद में तो क्या लिखोगे, युग्मकों के द्वारा, ठीक है ना, युग्मक या मादा युग्मक यही है। तो अभी तो युग्मकोद्भिद में तो ये सब अगुणित कोशिकाएं हैं, तो सबके बारे में लिखना है। भ्रूण कोष की किसी भी अगुणित कोशिका, किसी भी अगुणित कोशिका सारी आएगी, ठीक है। तो किसी भी अगुणित कोशिका के द्वारा किसका निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद असंग जनन कहेंगे। अब यहाँ पर इसको छोड़ना है और बाकी सभी अगुणित कोशिका, तो भ्रूण कोष की बीजांड को, सॉरी, अंड कोशिका को छोड़कर अन्य अगुणित कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण हो, बीज का निर्माण हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपयुग्मन कहेंगे। और बीजाणुद्भिद असंग जनन तो सिंपल हो गया, भ्रूण कोष की किसी भी द्विगुणित कोशिका के द्वारा बीज का विकास हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। लिखो, युग्मकोद्भिद डालिया, जब बीजांड की, जब बीजांड की कोई भी अगुणित कोशिका, जब बीजांड की कोई भी अगुणित कोशिका, कोष्टक में लिखना, अंड कोशिका, कोमा ध्रुवीय कोशिका, अंड कोशिका, कोमा ध्रुवीय कोशिका, कोमा प्रतिव्यासांत कोशिका में बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा ही, में बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा ही
बीज का विकास हो जाता है तो, बीज का विकास हो जाता है तो, हो जाता है तो इसे युग्मकोद्भिद असंजनन कहते हैं। ठीक है, बाकी का हम कल लेंगे।